बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है जी 4.7, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हैं वो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 4 में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में अक्सर इस्तेमाल होंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। बस आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर उसका होल वेट वर्टिकली एक्ट करे डाउनवर्ड, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, इकट्ठा हो, ठीक। अब इसे डिटेल में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और इससे पहले आप मार्क कर लें कि टॉपिक एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग भी आ सकता है पेपर में, इससे एमसीक्यूज भी बनते हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। अक्सर दोनों का डिफरेंस जो है वो पेपर में शॉर्ट पूछा जाता है। तो देखें, एन ऑब्जेक्ट इज कम्पोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। स्टूडेंट, कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वो स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक। ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहता है कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब उसने बात की है फिगर 4.14a, तो इधर देखें फिगर 4.14a, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन वेरियस पार्टिकल्स। अब ये ब्लैक डॉट सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, और ये जो एरोस डाउनवर्ड हैं ये सारे के सारे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, मीन डाउनवर्ड है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एज द ऑब्जेक्ट, अब आप देखें, एज द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म ऑल पार्टिकल्स। क्या कहता है कि अगर जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास स्मॉल है एज कंपेयर टू अर्थ, भाई अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एज कंपेयर टू अर्थ तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा होता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg मैस है अर्थ का, 10⁻24 में, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर हैं, इवन के वो पहाड़ भी है, तो वो अर्थ के मैस के सामने तो बहुत छोटा है। तो जो वैल्यू ऑफ जी है उसको हम यूनिफॉर्म लेते हैं, यूनिफॉर्म ओवर ऑल पार्टिकल्स, मीन एक जैसी, ठीक है। देयर फोर ईच पार्टिकल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एम जी। तो यूनिफॉर्म जो है फील्ड होने की वजह से हर पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो उसके वेट के इक्वल होती है, ठीक है जी। और वो एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी हमने पढ़ा था, तो वो फोर्स एम जी होती है, ठीक। सिंस ऑल दीज फोर्सेज आर पैरेलल, आप देख रहे हैं डॉट पे सारी फोर्सेज डाउनवर्ड लग रही है और आपस में सारी पैरेलल हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट शोन इन फिगर 4.14b। तो इनका कहता है जो रिजल्टेंट है, अगर अभी ने हम हेड टू टेल रूल से ज्वाइन भी करें ना, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट अगर फोर्स है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये सेकंड है, इसका टेल है, इसका हेड है, तो एक बड़ी सारी लाइन आपको डाउनवर्ड एरो के साथ नज़र आएगी जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, इन तमाम पार्टिकल्स पे अलग अलग जो फोर्सेस लग रही थी उन सबका रिजल्टेंट है, ठीक है। और ये इक्वल है सम ऑफ दीज फोर्सेस के, सही। We know that the sum of gravitational forces acting on all particles is equal to the total weight of object। क्या कहता है कि जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम पार्टिकल्स पर लग रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो उस ऑब्जेक्ट के टोटल वेट के इक्वल है। और W इज इक्वल टू एम जी होता था, बट यहाँ पर ज़रा थोड़ा फोकस करें तो कैपिटल M लिखा हुआ है, वेयर कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन M। ये जो सिंबल है इसे समेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट मैसेज को ऐड लिए लगाया गया है, और समेशन का क्या मतलब है, ऐड करना, ठीक है। ग्रीक सिंबल है हमारे पास, तो m इज इक्वल टू समेशन m मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। समेशन m इसलिए लगाया गया है कि तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स के मैस को इकट्ठा कर दिया, जमा कर दिया, तो टोटल मैस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक।
तो अब देखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर किसी भी बॉडी का टोटल वेट जो है वो अपेयर होता है टू बी एक्टिंग। ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन रखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, इफ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम किसी बॉडी को सपोर्ट करें उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है, इट स्टेज देयर विदाउट रोटेशन, तो वो वहीं पर रहेगी, उसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलर शेप्स लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, जो कि रेगुलर शेप होती हैं लाइक ट्राइंगल, सर्कल, स्फीयर, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन इन टेबल 4.1। टेबल गिवन है जी, पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट है जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल, यहाँ पर देखें ये एक स्क्वायर है, तो ये जो ब्लैक डॉट है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये जो सारे डायगोनल्स जो है इनको मिलाकर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह ट्रायंगल की बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये जो मीडियंस से आपके पास मीडियंस ड्रा करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, जहाँ पर इस वक्त कर्सर है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ट्रायंगल का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई राउंड प्लेट है तो सेंटर ऑफ प्लेट, आप अपने घरों में जो है फॉर एग्जांपल जो हमारे पास चंगेरियाँ होती हैं या जिसे हम छाबी कहते हैं, जिसमें हम रोटी रखते हैं, तो उसके नीचे एक ब्लैक सा सेंटर बना हुआ होता है या रेड सा सेंटर बना हुआ होता है। अगर आप उसके ऊपर अपनी फिंगर जो है टिप को बैलेंस करें तो वो राउंड प्लेट या आपके पास वो जो चंगेरी है, छाबी है, वो क्या कर जाती है, बैलेंस कर जाती है, उसमें कोई रोटेशन नहीं आती, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, फ्रीस्पी जो है उसका इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। या अगर हम बात करें किसी स्फेयर की, तो सेंटर ऑफ स्फेयर जो है, ठीक है, किसी स्फेयर का सेंटर, वो उसका क्या है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये जो स्पेशली हमारे पास फुटबॉलर होते हैं, ये बड़ी आसानी से चीज़ों को अपनी टिप पर क्या कर लेते हैं, बैलेंस। ठीक, लेकिन एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट का उसके सेंटर में ही हो। कुछ ऐसे भी शेप्स होती है जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। ठीक, फिर इसी तरह जो हमारे पास सिलेंडर है, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सेंटर ऑफ एक्सिस जो है उसका, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मीटर रूल की बात करें तो सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, मीटर रूल की जगह आप ले लें एक पेंसिल ले लें, ठीक है, और उस पेंसिल को अपनी दोनों फिंगर्स पे इस तरह से रखें कि एक पेंसिल का एंड एक फिंगर पे आए, जो पेंसिल का दूसरा एंड है वो आपके दूसरे फिंगर पे आए। अब दोनों फिंगर्स को आपस में मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, तो आपको उस पेंसिल का सेंटर मिलेगा जहाँ पर वो बैलेंस कर जाएगी आपकी फिंगर्स पे। फिर आप एक फिंगर हटा लेंगे तो वो बैलेंस ही रहेगी, वो एक्चुअली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्रेविटी की वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी समटाइम कंसाइज भी कर जाते हैं, ये आगे अभी बात आएगी। तो पहले ज़रा ये देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लैमिना। ठीक है, हम किसी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, जैसे कि दिखाई गई है इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भाई इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लम लाइन। अब प्लम लाइन क्या होती है, नोट कर लें। प्लम लाइन हमारे पास, अगर हमारे पास कोई बॉब है, ठीक है, मेटल बॉब है, फॉर एग्जांपल लेड का या ब्रास का, अगर हम उसको एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दें, मीन एक डोरी लें, एक स्ट्रिंग लें और उसको एक लेड या ब्रास या मेटल बॉब के साथ बांध दें, ठीक है, और इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल वॉल पे सस्पेंड करें और वहाँ से वो प्लम लाइन लटकाएं, तो हमारे पास इस तरह से एक डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, फिर क्या करें, ये जो हमारे पास प्लेन लैमिना या इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, इसको अब इसकी पोजीशन चेंज करें। पहले ये वाली साइड टॉप पे थी, ठीक है, ये बॉटम पे थी, अब जो बॉटम वाली साइड थी इसको टॉप पे ले आए, टॉप वाली साइड को बॉटम पे ले आए, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है। फिर दोबारा से जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से प्लम लाइन लें, ठीक है, और आपको उस वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी प्लम लाइन, तो एक और डॉटेड लाइन मिलेगी। ठीक, पहले आपको ये डॉटेड लाइन मिली जब ये हिस्सा टॉप पर था, बट जब ये हिस्सा आपने बॉटम पर किया
तो अब आपको ये डॉटेड लाइन मिली। आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रा करेंगे दोनों लाइंस का, तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस मेथड से हम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं। फॉर एन इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट freely through a different points, figure 4.15a. Each times the object is suspended, its center of gravity lies on the vertical line drawn from the point of the suspension with the help of the plumb line. सारी की सारी वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। The exact position of the center of gravity is at the point where two such lines cross each other as shown in figure 4.15b। प्लम लाइन से जो आपको लाइंस मिलेंगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, या वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जैसा कि आप फिगर 1.5b में देख रहे हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इन साइड अ बॉडी और आउटसाइड द बॉडी एज इन केस ऑफ कप, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि कुछ शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड होता है, कुछ का आउटसाइड भी हो सकता है, जैसे कि उसने कप की बात की हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल इज आउटसाइड द मटेरियल, ठीक है। अभी जो बाउल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द मटेरियल है, डॉट देख रहे हैं, आउटसाइड, इनसाइड नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इनसाइड होगा, आउटसाइड भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। भाई जो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ये एक सिंगल पार्टिकल पे भी लग सकती है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन किसी ऑब्जेक्ट पे भी लग सकती है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हो। इवन व्हेन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है उसमें डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन है, देयर इज स्टिल वन पॉइंट, लेकिन उस सिस्टम में एक पॉइंट ऐसा होगा हुज एक्सेलरेशन कुड बी फाउंड बाय अप्लाइंग सेकेंड लॉ, जिसकी एक्सेलरेशन हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कैलकुलेट कर सकेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ थी क्या? एफ इज इक्वल टू एम में, तो ए क्या होता है? ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ से उस एक पॉइंट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। मीन कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, डिफरेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन उस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर उस बॉडी का सारा मास कंसनट्रेटेड होगा, इकट्ठा हुआ होगा, वही जो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। और उसी सेंटर ऑफ मास से हम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ लगाकर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर उस बॉडी का सारा मास इकट्ठा हो जाए, कंसनट्रेटेड हो जाए, ठीक है। Hence, the center of mass behave as if all the mass of a body or system is lying at that point। क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरह से बिहेव करता है कि सारा का सारा जो मास है किसी बॉडी का, सिस्टम का, वो उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। इन फिगर 4.16 गिवन बिलो अ रोटेटिंग रेंच स्लाइड अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। भाई ये पहली बात तो ये कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इसके ऊपर एक रोटेटिंग रेंच स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये रेंच है, इसकी रोटेशन दिखाई गई है और ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस फ्लोर उसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको एक येलो डॉट नज़र आ रहा है। अगर आप इस येलो डॉट को देखें, रेंच तो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है क्योंकि वो इस फ्लोर पे, लेकिन आप देखें कि रेंच की पोजीशन तो चेंज हो रही है बट इस येलो डॉट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ये येलो डॉट जो है एक्चुअली हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो देखें, देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेंच। कहता है इस रेंच पर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही। अब भाई रिजल्टेंट फोर्स तो तब नहीं लग सकती जब फोर्स ज़ीरो। अब रेंच का मास तो है, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, इसका मतलब मास तो ज़ीरो नहीं है, मास इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है इस केस में। इसका मतलब ये रेंच यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देयरफॉर इट्स सेंटर ऑफ मास शोन बाय अ येलो डॉट, ये जो येलो डॉट है ये एक्चुअली इसका सेंटर ऑफ मास है। फॉलोज अ लीनियर पाथ, सेंटर ऑफ मास लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड में जो है कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो एफ इज इक्वल टू एम में,
तो फोर्स 0 है, तो इसलिए इसने लिखा देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेंच। नेट फोर्स नहीं लग रही क्योंकि जो यहाँ पर येलो डॉट है वो एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास है, जो कि लीनियर पाथ बना रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब कहता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मीन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो जी की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म रहती है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने पढ़ा था। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो याद रखिएगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो अक्सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।